9th में मेरे एक टीचर थे, मेरे मैथमेटिक्स के टीचर थे, उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इस वाली लाइन में आने के लिए। तो उन्होंने ही मेरे को मोटिवेट किया। तो मैंने एक्चुअली 10th में 11th 12th तक की मैथमेटिक्स कर ली थी, तो उस वजह से मतलब मेरी जो ग्रिप थी पीसीएम के ऊपर वो अच्छी आ गई थी। तो मेरा 9 से ही मन हो गया था कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा करके। दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं राहुल शर्मा को, जिन्होंने जेईई के एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक के साथ सफलता हासिल की है। आईआईटी में वो दाखिला लेने जा रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं। पिछले 4 साल की उनकी मेहनत का नतीजा है, बिना किसी कोचिंग के, ट्यूशन के, बिना किसी टीचर्स की गाइडेंस के, और पूरे कोविड के 2 साल में ना आप कहीं कोचिंग को जा सकते थे, ऐसे माहौल में उन्होंने अपने घर पे स्वाध्याय किया है, खुद से पढ़ाई की है। उनके लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हजारों लाखों युवाओं का सपना होता है आईआईटी संस्थानों में दाखिला पाने का, और भारत की इन 7 आईआईटीज में दाखिला पाने के लिए कितना जी जान से, कितनी कठोर मेहनत जो है वो हमारे देश का युवा करता है। ये आईआईटीज हमारे भारत के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरह हैं। यहाँ पर दाखिला मिलने का मतलब होता है कि आप पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी बहुत अच्छी प्रतिष्ठित कंपनी में बहुत अच्छी पैकेजिंग में जॉब पा सकते हैं, और चाहे तो आप अपना स्टार्टअप भी कर सकते हैं। जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को हम देखते हैं आज, फ्लिपकार्ट जैसी, वो सब आईआईटी से निकले हुए हमारे युवा हैं, और बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं अनुसंधान के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। तो राहुल दाखिला ले रहे हैं आईआईटी रुड़की में, जो कि देश का सबसे पुराना आईआईटी संस्थान है। राहुल मूलतः बागेश्वर के हैं। उनकी माँ बागेश्वर में हिंदी की प्रवक्ता हैं, पिता आर्मी से रिटायर्ड हैं। दादा दादी के साथ में राहुल पढ़ने के लिए बागेश्वर से हल्द्वानी आए थे आज से 2 साल पहले। तो उनकी पढ़ाई के प्रति लगन और उनकी दिमागी सूझबूझ का नतीजा है कि उन्होंने इतनी जल्दी आईआईटी क्रैक कर लिया है। तो आज हम उनकी सफलता पर उनसे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन, हेलो हल्द्वानी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का ये कम्युनिटी रेडियो है। कार्यक्रम लेकर आए हैं यंग हल्द्वानी, और तमाम सारी बातें आज करियर को लेके हम करेंगे, किस तरह से पढ़ाई हम कर सकते हैं। तो हम इस वक्त राहुल के घर में मौजूद हैं। राहुल की दादी हमारे साथ इस वक्त हैं। राहुल की दादी से बात करने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही जुझारू, बहुत एक संघर्षशील पहाड़ की महिला हैं, जो बागेश्वर में रहती थी, लेकिन 2 साल पहले अपने नाती पोतों को पढ़ाने के लिए दोनों बुजुर्ग, दोनों दादा दादी हल्द्वानी में आ बसे, और उनकी देखरेख में ही दोनों बच्चे, राहुल और उसकी छोटी बहन, पढ़ाई करते हैं। तो जानते हैं कि राहुल को पढ़ाई का डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए वो क्या क्या जतन करती थी, किस तरह से उन्होंने उसकी परवरिश की है। खीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो बताएं कि कैसा लग रहा है, बहुत बड़े संस्थान के लिए आपके नाती का दाखिला हुआ है, कैसा महसूस हो रहा है आप? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। एक नाती है, पढ़ लिख के मेरा नाती ने अपना नाम रोशन कर दिया, अच्छा लग रहा है। जब यहाँ आए थे तो क्या बच्चों को पढ़ाने के लिए ही आए थे? हाँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए आई हूँ। यहाँ मेरा एक नाती है, इसका भविष्य बन जाए करके हम घर पहाड़ छोड़ के इधर आया और नाती पढ़ाया लिखाया। तो क्या क्या खुराक दी आपने कि इतनी मोटी मोटी जो है इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ ली और इतना अच्छी रैंक उनको मिल गई है? क्या शेड्यूल रहता था, कुछ बताइए कि किस तरह से आप मेहनत करते थे कि उनको डिस्टर्ब ना हो, और थोड़ा सा राहुल का शेड्यूल बताइए कि वो कितना घंटा पढ़ाई करता था। मेरा नाती तो बहुत दिमाग वाला था। मेरा नाती कभी भी पढ़ करके कोई कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अपने वो खाना पीना ठीक ही ठहरा, क्या खुराक है हमारे लोगों की, ऐसी दूध ठहरा, बड़े कुछ ड्राई फ्रूट या ऐसी चीजों को खा लेके, और खाना पीना भी साधारण ठहरा, उसका ज्यादा खाना नहीं ठहरा। मतलब मेरे को आलस आती है ज्यादा खाने से, कहता था वो। जी। और हमारे घर इष्ट देव की कृपा से सब ठीक ही हो रहा है। तो अलग से कमरा आपने राहुल को दिलाया था? हाँ, ताकि डिस्टरबेंस ना हो, डिस्टर्ब नहीं हो इसको करके अलग से कमरे में रहता था। तो दोस्तों, राहुल के पास आते हैं। राहुल अब बस अपना बैग पैक करके इंतजार कर रहे हैं कि कब एडमिशन होगा, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत डिले सेशन चल रहा है। अगस्त में जो एडमिशन हो चुके होते थे, अभी फर्स्ट काउंसलिंग ही चल रही है, शुरुआत हुई है, रजिस्ट्रेशन अभी हुए हैं। तो ये पूरे जो बीच का जो गैप होता है, इसमें स्टूडेंट्स को वाकई एक बड़ी बोरियत होती होगी, क्योंकि जल्दी से जल्दी हम आईआईटीज में पहुंचें, वहां के माहौल को देखें। एक अच्छा सपना हर युवा का होता है। पूरे देश भर के लाखों लोग इस एग्जाम के लिए दिन रात तैयारी करते हैं। तो राहुल के पास आते हैं। राहुल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस कामयाबी के लिए। धन्यवाद। कैसा लग रहा है?
बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। दिमाग से कुछ बड़ा बोझ उतर गया है कि हाँ, जिसकी बोझ तो उतर दिन गया। रात जो तैयारी आप कर रहे थे? हाँ, 2 साल से मेहनत कर रहे थे, अब ठीक हो गया, अच्छा लग रहा है कि आईटी मिल गई करके। जी। क्या बहुत प्रेशर के साथ आपने पढ़ाई की या बहुत नहीं, मैं रिलैक्स मूड से प्रेशर करते तो नहीं लिया था एक्चुअली। मेरा जब स्टार्टिंग में 10th पास किया था मैंने, जी। तो मुझे कोटा जाना था उस समय। फिर कोविड आ गया तो मैं गया नहीं। तो उस समय फिर मैंने मतलब आईटी उतना नहीं, पर मैंने इतना था कि मतलब जो भी मेरे को कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पढ़ा रहे हैं उनको मतलब अच्छे से पढ़ो। ज़्यादा मतलब आईटी एंड आईटीज़ का मैंने प्रेशर उस समय नहीं लिया था। जी। मतलब मुश्किल लग रहा था कि अब घर बैठ के आईटी हो पाएगी करके, क्योंकि कोविड वगैरह आ गया था। तो फिर भी मतलब इतना था कि मतलब कंसेप्ट सारे क्लियर रहता था और प्रैक्टिस सही से करता था अपनी। और फिर मतलब प्रेशर कभी बहुत ज़्यादा नहीं लिया मैंने। जी। आपने क्या कोई ऑनलाइन कोचिंग कुछ की क्या कुछ समय नहीं, तक? एक्चुअली मैंने ऑनलाइन सिर्फ लास्ट में मॉक टेस्ट वगैरह लिए ऑनलाइन, जी। एलएन के। जी। बाकी उसके अलावा मैंने ऐसे कोचिंग तो नहीं ली थी। तो कोई भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना हो उसके लिए किसका सहारा आप मैं लेते थे क्या? यूट्यूब वगैरह से देख लेता था जी। और मैंने बुक्स खरीद रखी थी बहुत सारी, तो उनसे पढ़ के हो जाता था। अच्छा, तो किताबें क्या आपको यहाँ हल्द्वानी में मिल गई थी या ऑनलाइन आपने यहाँ ऑनलाइन ही पढ़ी? मंगाई, हल्द्वानी में तो मिलनी मुश्किल ही थी। जी। हल्द्वानी में नहीं मिलती, एच.सी. वर्मा के अलावा कोई बुक नहीं मिलती यहाँ पर ज़्यादा जेई की। जी। जी। तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ऑनलाइन सब मिल जाता है। कैसा रहा शेड्यूल, कितना घंटा आप पढ़ाई करते थे और क्या लगता है कि मतलब आईआईटी क्रैक कर लिया है आपने, तो जो हाँ, पढ़ा था वो काफी था, मतलब आप डिजर्व करते थे इस पोस्ट को, या आपको लगता है कि नहीं और मेहनत मुझे करना था, कुछ और अच्छी रैंक आती? मैंने एक्चुअली पढ़ाई हर दिन एक जैसा तो नहीं रहता, पर ऑन एन एवरेज ऐसी कुछ 12 to 15 आवर्स जी। उतनी पढ़ाई की थी। और 12 से बात 15 घंटा आप पढ़ाई करते थे? हाँ, इतना तो करना ही तो पड़ता है, ठीक कितना है। बजे आप सुबह उठते थे? मैं सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठता था। एक बार कोशिश की थी इनऑर्गेनिक पढ़ने की सुबह, पर फिर नींद आ जाती थी तो मैंने छोड़ दिया वो। जी। मैं अच्छा, केमिस्ट्री जो है वो सुबह आप? हाँ हाँ, क्योंकि था कि मेरे को नींद ना आए और नींद आ जाती थी, जी। तो मैंने छोड़ दिया वो। मैं अपना सुबह उठ के एक बार बढ़िया करके फ्रेश हो जाता था, बाथ ले लिया, पूजा वगैरह कर ली, उसके बाद ब्रेकफास्ट करके ही बैठता था। तो फिर 7:30 के आसपास से मेरी सुबह का शुरू हो जाता था। सुबह मैं मैथ्स ही पढ़ता था, मैथ्स 12 तक, फिर 12 पे लंच लिया और 1 तक रेस्ट किया, फिर 1 से फिर से मैं फिजिक्स पढ़ता था 5 तक। यहाँ पर इसका मतलब सुबह मैथ्स और दिन में फिजिक्स ये ज़रूरी होते हैं ताकि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाए, क्योंकि जो एग्जाम होगा जेईई एडवांस को भी इसी टाइम पे होता है। तो कोशिश ये करना कि यहाँ पर केमिस्ट्री बिल्कुल भी मत पढ़ना, अच्छा, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक भी मतलब हाँ मायने रखती है? हाँ, क्योंकि उसमें दिमाग बहुत तेज चाहिए आपको जेईई एडवांस के वक्त में। क्या बात अब आप रटने वाले सब्जेक्ट यानी कि केमिस्ट्री ज़्यादा यहाँ पर मत करना, कर सकते हो तो फिजिकल केमिस्ट्री कर लेना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक यहाँ पर मत करना इस टाइम पे, क्लॉक सेट हो जाएगी इससे। उसके बाद 5 से लेके मैं 6-6:30 तक हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री करता था। उसके बाद फिर से वही पूजा वाला समय हो जाता था, वहाँ चले गए। उसके बाद 8 तक मैं डिनर कर लेता था, डिनर थोड़ा जल्दी कर लेता था। फिर से 8:30 से मैं 12:30 तक पढ़ता था केमिस्ट्री। नॉर्मली डिवाइडेड रहता था इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। तो सबसे ज़्यादा समय मेरा मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री पर ही मिलता था। उसका फ़ायदा भी वाला उसमें, मतलब ठीक ही अच्छा, था। तो खाना आप कितना क्वांटिटी में लेते थे? क्या भरपेट ठीक से ना, मजे से खाना खाते थे, या फिर खाना त्याग और तपस्या आपने की है खाने के लिए भी? खाना भूख जितने में पूरी हो जाए उससे कम ही खाना चाहिए, हाँ। नहीं तो फिर नींद वगैरह आ जाती है, वो सही नहीं रहता पढ़ने के लिए। तो यही वजह है कि आपकी फिटनेस का भी यही राज है कि आप फिट हैं। हाँ। आप इससे पहले भी शायद हाई स्कूल या इंटर के, हाई स्कूल के आप टॉपर हैं बागेश्वर से, आपने थोड़ा सा बताइए अपनी पुरानी एजुकेशन के बारे में। हाँ, पहले तो मेरा बिल्कुल ऐसा नहीं रहता था जैसा अभी है, क्योंकि इस वक्त मैं 11th-12th में तो बिल्कुल स्कूल नहीं गया, क्योंकि स्कूल मतलब टाइम ही वेस्ट होता है आईटी जेईई प्रिपरेशन के लिए तो। पर हाँ, वहाँ मैं रेगुलरली स्कूल जाता था, जो टीचर्स बता रहे हैं वो सब जी, उस आप हिसाब अपने से स्कूल पढ़ता का था। नाम बताना चाहेंगे ताकि आपके टीचर्स भी खुश हों कि हमारे वहाँ का 10th में बच्चा। सेंट एडम्स में था और 12th में व्हाइट हॉल। जी, तो ये 10th में आप बागेश्वर में थे हाँ और आप शायद डिस्ट्रिक्ट के टॉपर थे, हाँ, मेरी सेकंड रैंक आई थी डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ व्हाइट हॉल से आपने पढ़ा, लेकिन आप बहुत कम ही स्कूल गए क्योंकि हाँ, कोविड स्कूल का में टाइम मेरा था। बोर्ड्स में उतना ज़्यादा जी, ध्यान था और नहीं। इंटर की किताबें आपने पढ़ी भी नहीं एक तरह नहीं, से? वो नहीं पढ़ी मैंने, बोर्ड्स के 1-2 दिन पहले ही पढ़ता था, क्योंकि देखिए बोर्ड्स में वैसे भी अब कुछ तो मिलना है नहीं, सीयूटी का आने की वजह से और भी जो यूनिवर्सिटीज मिलती थी वो भी नहीं हुई। अच्छा, सीयूईटी के आने से चीजें क्या टफ हो गई हैं? टफ नहीं हो गई है, पर मतलब जो जितनी बोर्ड्स की जो वैल्यू थी और ज़्यादा कम हो गई है। अब जो जिस बच्चे को इंजीनियरिंग करनी है उसके लिए तो मतलब फर्क भी नहीं सीयूईटी पड़ता, का कोई मतलब नहीं है। सीयूटी आए ना आए, मतलब हमको तो इंजीनियरिंग करनी है, तो हम हमारे तो जेई है। पर यहाँ ये है कि मतलब जो बोर्ड्स की थोड़ी बहुत वैल्यू थी पहले की, अगर चलो जेई नहीं हुआ तो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेंगे, उसके लिए बोर्ड्स में पढ़ लेते हैं, वो भी नहीं रहा था, तो बोर्ड्स में फिर वो भी नहीं पढ़ा था मैंने तो बोर्ड्स के लिए। इंजीनियरिंग का ये जो कीड़ा था ये कब से लगना शुरू हो गया था? क्योंकि एक साधारण परिवार में आप जन्मे हैं और बहुत पढ़ने का माहौल जहाँ इस तरह का नहीं है, गांव घरों में होते हैं, और बच्चे थोड़ा सा फर्स्ट ही आ जाएं या थोड़ा सा पढ़ लें उतने में ही बहुत माना जाता है। तो क्या बागेश्वर से ही ठान ली थी कि हाँ, इसी मैंने फील्ड में एक्चुअली जाना है? 9th में मेरे एक टीचर थे,
मेरे मैथमेटिक्स के टीचर थे, उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इस वाली लाइन में आने के लिए। पहले मेरा इतना कोई खास गोल तो था नहीं, तो उन्होंने ही मेरे को मतलब मोटिवेट किया। तो मैंने एक्चुअली 10th में 11th 12th तक की मैथमेटिक्स कर ली थी, तो उस वजह से मतलब मेरी जो ग्रिप थी पीसीएम के ऊपर वो अच्छी आ गई थी तब से ही। तो मेरा 9 से ही मतलब मन हो गया था कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा करके। जी, तो आपको लगता है किसी टीचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, हाँ, थोड़ा मोटिवेशन अगर इन्हीं का मिलता था। है हाँ तो बिल्कुल। वहां से एक आपको दिशा मिली कि हाँ मुझे अब इसी फील्ड में जाना है। हाँ। तो उसके बाद मेहनत आपने की है। थोड़ा बताइए चलते चलते तमाम सारे जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई टिप्स बताएं, और थोड़ा बताइए कि पैटर्न कैसा होता है आईआईटीज का, कितने एग्जाम देने पड़ते हैं, किस किस तरह से किस किस रैंक वाले को कौन कौन सी स्ट्रीम मिलती है। हाँ, तो सबसे पहले देखिए आपको ज़्यादा कोई इतना खास क्राइटेरिया नहीं होता है मेंस के लिए। मेंस के लिए सिंपल, आप अगर आप पीसीएम के हैं तो आप दे सकते हैं उसे। पर हाँ, आईआईटीज एंड आईआईटीज के लिए आपको एक छोटा सा क्राइटेरिया है कि 75% से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए 12th में। हाँ, इतना सा क्राइटेरिया होता है, बाकी कुछ नहीं। फिर आपको जेई मेंस ही देना पड़ेगा। जेई मेंस में अगर आपके अराउंड 90% के आसपास हैं तो आप एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर आप एडवांस दे सकते हैं मतलब। और मेंस के एग्ज़ाम नॉर्मली 2 ही होते हैं। एक्सेप्शन था 2021 जहाँ पर 4 अटैम्प्ट हुए थे, और उसके अलावा नहीं होते। नॉर्मली 2 अटैम्प्ट्स होते हैं। 2022 में भी 2 ही हुए थे। अगर आपको आईआईटीज़ में जाना है तो कोशिश ये कीजिए कि पहले मेंस के जो अटैम्प्ट है उसी में ही अच्छा परफॉर्म कर लें, फटाफट एक अच्छी परसेंटाइल और अच्छे एनआईटीज सिक्योर करके। तो आपको जो एक टाइप की जो एंग्जाइटी है एडवांस के वक्त, तो बिल्कुल भी नहीं होगी कि अगर एडवांस में नहीं आया तो क्या होगा, क्योंकि आपके पास आपकी कंप्यूटर साइंस इन एनआईटीज वो बची हुई है हमेशा के लिए। ठीक है, उसके बाद आप पूरी मेहनत से एडवांस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एडवांस में ये नॉर्मली 16,000 के अंदर में आपको एक ना एक सीट तो मिल जाएगी आईटीज़ में, ऑल्दो उतनी अच्छी ब्रांचेस नहीं होंगी। 10,000 से अंदर अगर आपकी रैंक है तो आप मान सकते हैं कि अच्छी ब्रांचेस आपको आईटीज़ में मिल जाएंगी। और बाकी जो मार्क्स वर्सेस रैंक है तो साल ईयर टू ईयर डिपेंड करता रहता है, इसमें कोई एक नहीं रहने वाला तो है। इस बार का एग्जाम टफ था काफी। हाँ, इस बार का एग्ज़ाम टफ ही था तो क्योंकि मार्किंग थोड़ा सा आसान हुई है। हाँ, थोड़ा मार्किंग आसान हो गई क्योंकि पिछले बार टॉपर के मार्क्स देख लीजिए क्यों 90% से आगे चले गए थे। इस बार वो 90% में भी नहीं था, बहुत कम। और क्वालिफाइंग मार्क्स जो था पिछले बार जो एक्चुअली 20% के आसपास था, 20% में आपको ऑल्दो आईआईटीज़ नहीं मिलेंगे पर आपको एक जे एडवांस क्वालिफाइड कैंडिडेट मान लिया जाएगा। वो भी इस बार करके 15% के आसपास में आ गई थी। तो मतलब एग्ज़ाम टफ ही था, और एग्ज़ाम टफ ही रहता है। अगर आपको पता हो कि जो जे एडवांस का एग्ज़ाम है ये एक बॉडी नहीं कंडक्ट करती, इसको अलग अलग आईटीज़ कंडक्ट करती हैं। 7 आईटीज़ होती हैं, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी एंड रुड़की। ये 7 आईटीज़ रोटेशन में इसको कंडक्ट करती हैं। तो जब भी आईटी बॉम्बे पेपर बनाती है तो मतलब टफ ही रहता है। अच्छा, 2015 में बनाया था इससे पहले, वो भी टफ ही था। अच्छा, इस बार 22 में बनाया, कोविड टफ की ही। वजह से थोड़ा सा उम्मीद करते हैं लोग कि थोड़ा आसान होगा। हाँ, पर उससे एक्चुअली देखिए आपकी रैंक में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपने मेहनत पूरी की हुई है, आपके मार्क्स कम भी आ जाएं तो फर्क भी नहीं पड़ता उससे, आपकी रैंक उतनी ही रहने वाली है। पर वहां पर जाके हड़बड़ा मत जाना कि पेपर तो टफ आ गया, अब मैं क्या करूँ। कोई नहीं, जितना आता है कर लो उसे। क्योंकि पेपर टफ है तो वो सभी हाँ, के लिए सभी वही के लिए टफ टफ है, बिल्कुल। सभी के लिए टफ, वो आप ही के लिए नहीं है। ठीक है, और लास्ट में आपके मार्क्स कोई पूछने भी नहीं वाला तो फर्क भी नहीं पड़ता, आपकी बस रैंक अच्छी आनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। हाँ। तो राहुल थोड़ा सा ये बताएं कि आजकल कौन कौन सी स्ट्रीम जो है वो चलन में है, क्योंकि बहुत सारी नई नई स्ट्रीम्स आ गई हैं। पहले से तो थोड़ा परंपरागत किस्म की होती थी, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है ना। तो कंप्यूटर साइंस का एक बूम रहा, एक दौर आया, अभी भी बूम पर ही है कंप्यूटर साइंस। उसके अलावा भी हम देखते हैं कि बहुत सारी स्ट्रीम्स आ गई हैं, तो वो क्या है, कुछ कुछ उनके नाम अगर बताना चाहें। ये कंप्यूटर साइंस तो डेफिनेटली बहुत लंबे समय से चल रहा है और मतलब सबसे ज़्यादा फेमस है अभी के वक्त में। उसके अलावा भी अब जो है मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कंप्यूटर साइंस में किया जा रहा है, उससे बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, जैसे मैथमेटिक्स इन कंप्यूटिंग हो गई। और भी जो ब्रांचेस है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, वो भी उनका भी मतलब अभी वो चल रही हैं। और अभी जो फ्यूचर में है उन्हीं की मतलब माना जा रहा है कि वो काफ़ी हद तक मतलब अपना एक गोल्डन एज बनाएंगे, जैसे कंप्यूटर साइंस ने बना रखा है अभी के वक्त में। और उसके अलावा फिर जैसे आप जानते हैं कि अभी के वक्त ग्रीन एनर्जी पर एक बहुत ज़्यादा फोकस बन रहा है पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स का। तो उसकी वजह से भी एक जो नई ब्रांच आई है एनर्जी इंजीनियरिंग, उसका भी मतलब काफ़ी अच्छा लोग हाँ उसमें बोल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक लोग अब ग्रीन एनर्जी के लिए गवर्नमेंट्स काफ़ी खर्च कर रही हैं मतलब। बिल्कुल, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के जिस तरह के खतरे दिख रहे हैं पूरी दुनिया के सामने एक तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है आपके पास पैसा भी बहुत होगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत होंगी। एनर्जी इंजीनियरिंग ऑल्दो अभी कुछ आईटीज़ में आई है, आईटी बॉम्बे, आईटी दिल्ली इनमें से है। पर आईटी दिल्ली में कोई भी अभी प्लेसमेंट के कोई भी डाटा नहीं मिला है, क्योंकि पहली बैच अभी 2021 से स्टार्ट हुआ है। तो शायद जो इस बार जो बच्चे जाएंगे तो
दूसरा ही बैच होगा उनका। तो स्टूडेंट्स, आपने भी यही सब देखा होगा, सर्च किया होगा कि कितने हाँ। प्लेसमेंट हुआ है इसमें। हाँ। तो स्टूडेंट्स एकदम से थोड़ा कतराते होंगे हाँ नई स्ट्रीम बिल्कुल। लेने में, मैं कि मेरे रिस्क को तो भी नहीं है कहीं। हाँ ये रिस्क की वजह से, क्योंकि मेरे को भी ये ब्रांच मिली थी एनर्जी इंजीनियरिंग जी करके, जी पर मैंने नहीं लिया आईटी दिल्ली में, जी। क्योंकि प्लेसमेंट का डाटा देखा तो था ही नहीं। इनका भाई कमाएंगे क्या, ये तो बताओ। ओह, तो फिर आपने कंप्यूटर साइंस आपका लेने का मन था, लेकिन आपको मैकेनिकल अभी आप हाँ मैंने मिल एक्चुअली जाएगी ऐसा लग रहा है। कंप्यूटर साइंस मेरी प्रायोरिटी थी, पर मेरी जो मैंने हायर प्रायोरिटी पे रखा था वो था कि कॉलेज अच्छा होना चाहिए। जैसे मुझे कंप्यूटर साइंस कुछ आईटीज़ में मिल रही थी, आईटी गोवा, आईटी पटना टाइप के आईटीज़ में, जी पर मैंने जो फोकस है अपना अभी के लिए जो 7 ओल्ड आईटीज़ हैं, क्योंकि इन 7 ओल्ड आईटीज़ में जो फंडिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से वो बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ एंडलेस मिलेंगी। तो फिर उतना ब्रांच वहाँ पर मैटर करेगा भी नहीं आपके लिए। अगर आपकी ब्रांच से मैकेनिकल भी है तो आप फिर भी कोडिंग करके मतलब अच्छी जॉब निकाल सकते हैं, जी। उससे ज़्यादा फर्क इसके नहीं अलावा पड़ता। अगर आपकी अच्छी सीजीपीए आप ले आए हाँ। फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको ब्रांच बदलने का मौका भी हाँ मिल ब्रांच जाता भी है। बदलने का मौका मिलता है, वो भी एक टाइप का अट्रैक्शन ही होता है स्टूडेंट्स के लिए कि आप अच्छा परफॉर्म कीजिए, क्या बात आपकी है, पसंद की ब्रांच भी आपको दे देंगे। क्या बात है। तो पहला जो सेमेस्टर है वो सारे स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए सेम होता हाँ है। सेमेस्टर ही नहीं, पूरा ईयर जो होता है उसमें आपको आपकी ब्रांच से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ आपकी बेसिक चीजें पढ़ाते बेसिक जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा और अपग्रेड करके जी और प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं सभी ब्रांचेज में। जी तो इतना कॉमन ही रहता है, तो इस वजह से ब्रांच चेंज कर पाने का मतलब यहाँ पर लॉजिक बनता है। जी। अच्छा, गर्ल्स को जो है वो 20% रिजर्वेशन है आईआईटीज में, हाँ उसके पीछे की क्या वजह हैं? क्या एक्चुअली गर्ल्स नॉर्मली आईआईटीज नहीं निकाल पाती हैं? जो थोड़ा एक सोसाइटी में एक माइंडसेट सा बना हुआ है कि जो मेडिकल साइड है वो गर्ल्स के लिए और इंजीनियरिंग बॉयज़ के लिए है। जी जी तो इस वजह से जो हमारा जो सेक्स रेशियोज है हमारे देश के सबसे बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में, अब कुछ भी हो पर आईटीज इस देश के टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं, जी और जब दुनिया देखेगी कि वहाँ पर इतना खराब जेंडर रेशियो है तो डेफिनेटली उसका बहुत ही गलत इंप्रेशन पड़ता है। इसी वजह से ये रेशियो, हाँ तो इसी वजह कितना से समय हो गया इस रेशियो को रखे हुए? ये एक्चुअली बहुत पहले से अच्छा, काफी पहले से। हाँ चलता आ रहा है कि 20% जो रिजर्वेशन है गर्ल्स को मिलती है, जी ताकि जो सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा खराब ना चले जाए जी। कुछ अंदाजा कॉलेजेस है का। कि गर्ल्स कौन सी स्ट्रीम को ज्यादा लेना पसंद करती हैं? ऐसा उसमें देखिए जो गर्ल्स बॉयज़ का इसमें कुछ भी नहीं जी, है। शायद मैकेनिकल थोड़ा कम लेती हैं। हाँ नॉर्मली अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में देखें तो वहाँ पर ये ट्रेंड रहता है कि लड़कियाँ मैकेनिकल में नहीं जाती हैं ज़्यादा, जी जी पर आईटीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है। आईटीज़ में डेफिनेटली टॉप प्रायोरिटी सबकी कंप्यूटर साइंस होती है, फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इस टाइप से। जी तो अगर गर्ल्स को मिलता है तो गर्ल्स बॉयज़ में ऐसा ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं रहता है आईटीज़ के मामले में। हाँ प्राइवेट कॉलेजेस में देखते हैं ये ट्रेंड, जी। पर तो यहाँ पर नहीं। राहुल, कितना आप समय अभी शायद अक्टूबर दिवाली के बाद से ही पढ़ाई शुरू हो पाएगी, तब तक लगातार काउंसलिंग है। हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल तो, समय है तो मतलब। कितना मन कर रहा है कि आईआईटी के आपने कुछ पिक्चर्स वगैरह वहाँ की फोटोग्राफ्स देख ली बहुत कि कितने ज़्यादा। बड़े एरिया में वो फैला हुआ बहुत है? ज़्यादा। अच्छा, तो हॉस्टल में आप वहाँ पर रहेंगे? हाँ हॉस्टल में रहेंगे। हॉस्टल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को हॉस्टल में रहना शायद कंपलसरी होता है। रैकिंग वगैरह से थोड़ा डर तो नहीं लग रहा है? नहीं एक्चुअली आईटीज़ में इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। जी, नहीं जी। आईटीज़ में नहीं होती है अच्छा रैगिंग। अच्छा उनके केसेस भी बहुत कम आए हैं आज तक, मतलब आए ही नहीं है। आईटीज़ में मतलब स्टूडेंट भी थोड़े से मतलब समझदार होते ही हैं, तो ऐसी रैगिंग वगैरह से ओके, उतनी करते हैं। ओके। तो बाद में प्लेसमेंट के बाद सपना सीधे अब्रॉड जाने का है कि या क्या है कि हाँ, मेरे भारत में ही को रहकर सेवा करनी है? ऑल्दो लास्ट में तो इंडिया ही आना है, पर मेरे को अभी थोड़ा सा मास्टर्स के लिए बाहर जाने का मेरा प्लान है जी जी। कि मतलब बाहर की जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से एमएस करने का मौका मिले। क्या बात है। चलते चलते एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आप जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के लिए आईआईटी जैसी एग्जाम की तैयारी करना, घरों में सिंपल मोहल्लों में रहकर जहां बच्चों के हल्ले शोरगुल भी होते हैं, आवारा पशु भी आवाज कर रहे होते हैं, तमाम तरह के डिस्टर्बेंस जो होते हैं ना, उन्होंने आपको कितना डिस्टर्ब किया? देखिए, क्या अपना- लगता था कई बार कि यार एक अच्छा एकदम शांत जगह होती तो वहां पे क्या पढ़ाई होती? कैसा हाँ फील वैसे किया ऐसा आपने? फील तो होता है कि अच्छा लगता अगर एकदम शांत होता, पर देखिए अगर आपका एकदम ही फोकस बना हुआ है तो उस समय तो कुछ भी नहीं होता है। जी। पर कभी मान लीजिए क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं और कुछ हाँ। हल्ला मचा दे तो तब फिर उसकी खैर नहीं है। Frustration जैसा कि बहुत हमने आती है। 1 साल से आपको हम देख रहे थे, तो होता था कई जगहों पे कोई आयोजन हुआ तो आपका गुस्सा फूट जाता था। हाँ, होता है ना? था। लेकिन आज हम महसूस कर रहे हैं अपनी उन तमाम गलतियों को नहीं, जो गलतियां आसपास वाली जो बात हल्ले नहीं। गुल्ले हुआ करते थे। तो राहुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जल्दी जल्दी धन्यवाद। कोई संदेश हो आपका तमाम युवाओं के लिए? बस कुछ नहीं करना है। अगर आईटीज़ बहुत ज़्यादा जैसे ओवर हाइप करके रखा हुआ है कुछ मतलब कोचिंग माफियाज ने, तो उसमें ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। हर कोई आईटीज़ में जा सकता है ऐसा। अब बस अपनी मेहनत बनाए रखें, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहें, हो जाएगा। जी।
बहुत शुक्रिया राहुल जी, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे राहुल शर्मा को, जिन्होंने आईआईटी क्रैक किया है। और ये बातचीत अगर आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, एक कम्युनिटी रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए, हमारे फेसबुक पेज के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।